सब्सक्राइब करें AK इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का AK इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये है सेट 45 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जाम 2019 के लिए। दोस्तों आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहां पर आप सभी को सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों यूट्यूब पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि रात 9 बजे और सुबह 7 बजे ये दो टाइम में दोस्तों आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि आप देख करके अपने बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और दोस्तों मैंने खबरी पे भी आप लोगों को बिहार पुलिस के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर शेयर करना शुरू कर दिया है, तो जाइए खबरी पे भी और इसे सुनिए और अपना बिहार पुलिस की तैयारी यहाँ से कीजिए। खबरी एप्लीकेशन का लिंक दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर चलन द्वारा, आपतन द्वारा, विकिरण द्वारा या मॉड्यूलेशन द्वारा। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों अगर इस सवाल का हम जवाब बात करें दोस्तों कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक दोस्तों वो पहुंचती है ऑप्शन नंबर सी विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा दोस्तों जो सूर्य की ऊष्मा होती है पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, जो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर ऊष्मा की, तो सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो पृथ्वी तक विकिरण विधि के माध्यम से पहुंचता है। साथ ही दोस्तों ऊष्मा के संचार करने के लिए, ऊष्मा को ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के लिए दोस्तों ये अंतरिक्ष में जो निर्वात होती है वहां पर भी ऊष्मा ट्रेवल करके जो उसकी ऊष्मा होती है वो पृथ्वी तक क्या दोस्तों, जहां तक सूर्य की लाइट पहुंच पाती है वहां तक ऊष्मा चली जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मीय विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि वह यात्रा करती है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऊष्मीय विकिरण का अमान्य लक्षण यहाँ पर बताना है कि ऊष्मीय विकिरण का अमान्य लक्षण निम्न में कौन सा है। ऑप्शन एक सरल रेखा में, ये तो इसका सही लक्षण है। ये ऊष्मीय जो विकिरण होता है वो सीधी रेखा में होता है, सभी दिशाओं में होता है, ये भी सही होगा। प्रकाश की गति के साथ इस पे डाउट है। जिस माध्यम से गुजरता है उसे गर्म कर देता है, ये बिल्कुल सही होगा। अब देखो दोस्तों इसमें जो सही है वो कौन कौन से मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं। अब देखो दोस्तों सरल रेखा में करता है, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता है और वहां पर क्या करता है, वहां पर दोस्तों हीट कर देता है, वहां अपना ऊष्मा को फैला देता है सभी दिशाओं में। जिस माध्यम से गुजरता है उस मार्ग को गर्म कर देता है, ये बिल्कुल सही होगा दोस्तों। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश की गति के साथ ये दोस्तों मूव करता है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ऊष्मा ऊष्मीय विकिरण है दोस्तों, वो प्रकाश की गति के साथ यह यात्रा नहीं करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? ऊष्मा का अच्छा चालक होना है और यहाँ विद्युत का खराब चालक होना है। इसमें से कौन है? अब्रक, एस्बेस्टस, सेलुलॉइड और पैराफिन मोम। इसमें से कौन सा इसका सही जवाब होगा दोस्तों? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट और काफी बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर ऊष्मा का अच्छा चालक अब्रक होता है लेकिन विद्युत का खराब चालक होता है, बैड कंडक्टर होता है अब्रक। जी हाँ दोस्तों, अब्रक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों अब्रक क्या होता है? अच्छा चालक है, सुचालक होता है। और विद्युत का क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक है और विद्युत का क्या है दोस्तों? कुचालक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नोक्त में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? देखो दोस्तों यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा का मान बताना है कि सबसे ज्यादा जो विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है वो किस में होता है। अब देखो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आपके एग्जाम में भी कांच का विशिष्ट ऊष्मा का मान पूछ सकता है, तांबा का पूछ सकता है, शीशा का पूछ सकता है, जल का पूछ सकता है, आपका एल्कोहल का भी पूछ सकता है दोस्तों, बर्फ का पूछ सकता है, कार्बन का पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा के लिए दोस्तों तो हम बात करते हैं दोस्तों इसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसका होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान दोस्तों आपका यहाँ पर जल का होता है। ये कितना होता है दोस्तों? तो मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं, 1 कैलोरी पर ग्राम होता है दोस्तों। 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इसका
विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। ठीक है दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा का मान जल का कितना होता है? एक, आप इसको बोल सकते हो, एक यूनिट इसको लेकर के चल सकते हो, एक होता है। अभी वही दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कांच, तांबा, शीशा की, तो दोस्तों इसका कितना होता है? तो दोस्तों हम कांच की बात करें दोस्तों, तो कांच का जो होता है विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों वो 0.003 होता है। शीशा भी लगभग सेम ही होता है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर तांबा की बात करें तो दोस्तों तांबा का यहाँ पर अभी एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करें दोस्तों यहाँ अल्कोहल के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अल्कोहल का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है दोस्तों, आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अल्कोहल का विशिष्ट ऊष्मा 0.60 होता है। बर्फ की बात करें दोस्तों तो 0.50 होता है, बर्फ का ये विशिष्ट ऊष्मा का मान हो गया। उसके बाद दोस्तों हम तारपीन का तेल का बात करें दोस्तों कि तारपीन का तेल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, तो 0.42 होता है दोस्तों। ये सारे डाटा आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो दोस्तों इसी के लिए सारा डाटा मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। एल्यूमिनियम की हम बात करें दोस्तों, तो एल्यूमिनियम की जो विशिष्ट ऊष्मा होता है दोस्तों वो क्या होता है? 0.21 होता है। ठीक है, अगर वहीं दोस्तों कार्बन की हम बात करें दोस्तों, तो कार्बन के विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? तो 0.17 जो होता है दोस्तों कार्बन का विशिष्ट ऊष्मा होता है। अब देखो दोस्तों, मैं कब से आप लोगों को बता रहा हूं कि विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा होता क्या है? सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये निकल के आता है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। तो दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा के बारे में मैं बता दूं, पदार्थ के 1 ग्राम, कितना दोस्तों? किसी पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान, इसका जो टेम्परेचर होता है, 1 ग्राम पदार्थ के द्रव्यमान का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना ऊष्मा जाता है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जितना ऊष्मा की मात्रा लगता है, देखो मैं फिर से आपको बताता हूँ, पदार्थ के 1 ग्राम, किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान का 1 ग्राम का टेम्परेचर दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा दिया जाता है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अगर हम इसकी मात्रक की बात करें दोस्तों, तो इसके मात्रक जो होता है, सिंबल जो होता है दोस्तों, वो होता है एस। विशिष्ट ऊष्मा का क्या होता है? एस होता है। ये सारा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम में। मैं भी आपके एग्जाम में सीधा पूछ दे कि विशिष्ट ऊष्मा का सिंबल क्या होता है, इसे इंडिकेट किससे करते हैं? तो दोस्तों इसको इंडिकेट एस से करते हैं। अब दोस्तों कभी कभी आपको इसका यूनिट भी पूछा जाता है, मात्रक पूछा जाता है। तो मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल पर केजी। ठीक है, जूल पर केजी इसका मात्रक होता है, या दोस्तों इसको सिंपली हम कैलोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, ऊष्मा और आपका जो दोस्तों हो गया, इसका जो मात्रक हो गया वो कैलोरी हो जाएगा। सिंपल है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ये टफ नहीं है। अगर देखो दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है विशिष्ट ऊष्मा के फार्मूला बताइए, तो दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा का जो फार्मूला होता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ। एस से जिसको इंडिकेट करते हैं विशिष्ट ऊष्मा को दोस्तों, वो होता है Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। ठीक है दोस्तों, अब Q यहाँ पर क्या है दोस्तों? तो Q है पदार्थ को दिया गया ऊष्मा की मात्रक, यानी किसी पदार्थ को जब हम गर्म करेंगे तो उसे कितना ऊष्मा दिया गया, तो वो ये Q है। वहीं दोस्तों M की बात करें तो दोस्तों, तो M क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान है, कि कितना पदार्थ का द्रव्यमान होगा। साथ ही दोस्तों जो ये डेल्टा टी, ये जो है ना दोस्तों, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? जो ट्रेंगल जैसा है उसको हम क्या पढ़ते हैं? डेल्टा टी पढ़ते हैं। ठीक है, ये छोटा छोटा यूनिट के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा को। ठीक है, जो तापमान में वृद्धि होता है दोस्तों, जो तापमान में वृद्धि होता है उसे डेल्टा टी से यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा, और साथ ही सबसे ज्यादा किसमें होता है, और कुछ मैंने एक्सपेक्ट तांबा को छोड़कर दोस्तों सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता दूंगा कि जो विशिष्ट ऊष्मा होता है तांबा का वो कितना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कि जब किसी कांच के ग्लास पर गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है तो वो टूट जाता है, क्यों? देखो दोस्तों काफी साइंटिफिकल क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोगों को पता भी होगा। तो देखो दोस्तों ऑप्शन है, गिलास अचानक से विस्तारित हो जाता है, गिलास अचानक से संकुचित हो जाता है, जल वाष्पीकृत हो जाता है, या गिलास और जल के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? आपके पास चारों ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। दोस्तों अगर हम इसकी सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। गिलास जो होता है दोस्तों अचानक से क्या होता है? संकुचित हो जाता है, और गिलास क्या होता है दोस्तों? टूट जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में दोस्तों मोटे ग्लास के भी यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है,
तो उससे रिलेटेड भी आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, आप लोगों को काफ़ी यहाँ से नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारे जो दी गई जानकारी आपके सारे दोस्तों तक भी पहुँच सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऊष्मा का कुचालक कौन होता है? तांबा, लकड़ी, पारा, एल्यूमिनियम। अब देखो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी। लकड़ी जो है दोस्तों क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। अगर दोस्तों और कुछ एग्जाम्पल देखें यहाँ ऊष्मा के कुचालक का दोस्तों, तो ऊष्मा का कुचालक होता है जैसे कि शीशा, जो कांच है दोस्तों, वो क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक है। उसके बाद दोस्तों हम प्लास्टिक बात करें, ठीक है, प्लास्टिक भी क्या होता है दोस्तों? वो भी ऊष्मा का क्या होता है? वो भी ऊष्मा का क्या होता है? वो भी कुचालक होता है। वो उसके बाद दोस्तों एक और ऑप्शन आता है रबर, ठीक है। रबर भी दोस्तों क्या होता है? ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है कि कुचालक कौन है, सुचालक कौन है। कुचालक क्या होता है? जो कि ऊष्मा का पूछ रहा है दोस्तों, कि जिसमें हीट जो है वो ट्रैवल ना कर सके, ठीक है। तो आपके लकड़ी, रबर और प्लास्टिक जो है दोस्तों, वहाँ पर आपके हीट जो है, कांच जो हो गया, वहाँ पर हीट आपके ट्रैवल नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि में ऊष्मा का संचार उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु तक अणुओं के वास्तविक संचार के कारण होता है? अब देखो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है, और इसका डिस्क्राइब भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया से मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है। चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सीधा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है। ये तीनों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विधि में ऊष्मा का संचार उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तुओं तक अणुओं के वास्तविक संचार के कारण होता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों संवहन। संवहन में क्या होता है दोस्तों? जो ऊष्मा का संचार होता है ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु तक अणुओं के वास्तविक संचार के कारण होता है, जिसमें संवहन होता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम विकिरण की बात करें तो विकिरण में तो किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है किसी अणु को ट्रेवल करने के लिए, ऊष्मा को ट्रेवल करने के लिए। चालन में क्या होता है दोस्तों? एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक यहाँ पर जो ऊष्मा होता है उसे पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं चालन, संवहन और विकिरण के बारे में कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हो चालन के बारे में दोस्तों, कि पदार्थ में ऊष्मा, दोस्तों यहाँ पर चालन का मैं परिभाषा लेकर के आया हूँ। पदार्थ में ऊष्मा पदार्थ के अणुओं में गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। जब किसी पदार्थ में ऊष्मा बढ़ती है तो उसके अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और पदार्थ के अणु हिलने लगते हैं, और वो क्या हो जाते हैं? ठंडा होने पर अर्थात ऊष्मा कम होने पर पदार्थ के अणु हिलना बंद कर देते हैं। यदि पदार्थ में ऊष्मा बढ़ जाए तो यह अणु एक दूसरे से टकराकर अपनी ऊर्जा पास के अन्य अणुओं में दे देती है, और पास के अणुओं भी हिलने लगती है, और इसे ही ऊष्मा का चालन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को चालन का परिभाषा यहाँ पर मैंने बताया कि चालन का परिभाषा क्या होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये विकिरण की बात कर लेते हैं, उसके बाद संवहन की भी बात कर लेंगे। अब देखो दोस्तों विकिरण की परिभाषा क्या है? ऊष्मा के संचरण का एक नया तरीका भी है। इसमें बिना किसी पदार्थ की उपस्थिति के ही ऊष्मा का संचरण होता है, यानी कि ऊष्मा का संचरण करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूर्य की ऊष्मा अंतरिक्ष से निर्वात से भी संचरित होकर धरती तक आती है, और ऊष्मा के संचरण की किसी विधि में ऊष्मा विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के रूप में संचरित हो जाती है, और ऊष्मा दोस्तों विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के रूप में यहाँ पर अर्थ पे क्या होता है? संचरित हो जाती है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मेन टॉपिक संवहन के बारे में कि संवहन क्या होता है। अब देखो दोस्तों संवहन की परिभाषा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। संवहन, यदि ऊष्मा बढ़ती ही जाए तो एक समय आएगा कि पदार्थ के अणु बहुत ही तेजी से हिलने लगेंगे और हिलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगेंगे। ऐसे में यदि वह पदार्थ ठोस था तो अणुओं की गति के कारण उसकी अवस्था बदलकर द्रव्य हो जाएगी। देखो दोस्तों जो पदार्थ, अगर ये पदार्थ है कोई, ये क्या करेगा? हीट से क्या करेगा? ये पार्ट इसका गर्म है, मैं यहाँ पर कलर इसका बदल देता हूँ, ये पार्ट इसका दोस्तों गर्म है, तो ये क्या करेगा? ये मूव होने लगेगा। उसके बाद दोस्तों ये फिर ये पार्ट आएगा, गर्म होगा, फिर ये पार्ट आएगा, तो ये ऊपर जाते हुए क्या होगा दोस्तों? ठंडा हो जाएगा।
फिर यहाँ ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, फिर यहाँ पर धीरे धीरे आएगा नीचे दोस्तों, इसको उष्मा मिल रहा है। और इसी तरह से क्या होगा, एक पार्ट दोस्तों जो यहाँ पर बताया जा रहा है, अणुओं की गति के कारण उसकी अवस्था बदल जाएगी और द्रव की हो जाएगी और पदार्थ अपने अणुओं की गति के कारण बहने लगेगा। द्रव के अणु गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे और अपनी ऊर्जा अन्य अणुओं को देंगे। इससे द्रव के अंदर धाराएं बनने लगेगी जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं और ऊष्मा के संचरण की इस विधि को संवहन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ऊष्मा स्थानांतरण की बात किया जा रहा है कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है, तो संवहन, वाष्पन, परिक्रमण या ऊष्मीय विस्तार। अभी देखो दोस्तों, मैंने आपको संवहन के बारे में बताया। संवहन में क्या होता है, जो होता है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, जैसे कि कोई अभी ठोस है, वो क्या होगा, इसको इतना हीट किया जाएगा कि वो फिर लिक्विड में बदल जाएगा और इसका जितना भी अणु होगा, जितना भी अणु के पास हीट होगा, वो एक अणु से क्या होगा दूसरा अणु तक ये धीरे धीरे ट्रांसफर होते जाएगा और ये लिक्विड में यहाँ पर हो करके और सारा जो इसका ऊष्मा होगा पूरा फैल जाएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ऊष्मा जो है स्थानांतरण होता है संवहन में होता है, वाष्पन में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, परिक्रमण में भी नहीं होता है, उसमें विस्तार में भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए किस यहाँ पर डिवाइस का यूज किया जाता है दोस्तों, तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ताप वैद्युत पुंज। जी हाँ दोस्तों, ताप वैद्युत पुंज से दोस्तों विकिरण ऊष्मा का पता लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों हम बात करें इसमें थोड़ा सा और कि जब थोड़ा सा आपको यहाँ पर विकिरण ऊष्मा हो तो उसे कैसे पता लगाया जाता है। तो दोस्तों उसे पता लगाने के लिए एक थर्मोकपल्स होता है। ठीक है, थर्मोकपल्स होता है जो कि ताप वैद्युत पुंज में ही लगाया जाता है, जिससे कि जो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा जो विकिरण ऊष्मा होता है उसको पता लगाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों, तो वो होता है, मैं फिर से नाम बता देता हूँ, थर्मोकपल्स। ठीक है, थर्मोकपल्स के द्वारा लघु विकिरण ऊष्मा का पता लगाया जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मली विकिरण ऊष्मा है तो ताप वैद्युत पुंज ही होगा, लेकिन लघु यहाँ पूछा जाए दोस्तों तो लघु ऊष्मा का पता लगाने के लिए थर्मोकपल्स को यहाँ पर यूज किया जाता है, एक डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि काले वस्त्र की तुलना में सफेद वस्त्र हमेशा अधिक शीतल क्यों रखते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इसका कारण भी बताया हुआ है दोस्तों। इसका सही जवाब आप लोग भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन कहता है अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। काले वस्त्रों की तुलना सफेद वस्त्र हमेशा अधिक शीतल होता है, क्यों, तो ये तो दोस्तों अवशोषित नहीं करता है। सफेद कपड़ा क्या करता है, उसे परावर्तित कर देता है। ऑप्शन 2 कह रहा है अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रकाश भेदन नहीं होते, ये भी गलत है। सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देता है, नहीं दोस्तों, इसे बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। काले वस्त्रों की तुलना सफेद वस्त्र हमेशा अधिक शीतल होता है, क्योंकि जो सफेद कपड़े होते हैं प्रकाश के सभी प्रकार के प्रकाश का जो ऊष्मा होता है उसे क्या करता है, वो परिवर्तित कर देता है और हमें वो शीतल जैसा अनुभव होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पूछा जा रहा है कि प्लांक नियतांक की इकाई है। अब देखो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं यहाँ पर कराऊंगा दोस्तों, आपके जो एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं, प्लांक नियतांक की इकाई पूछा जा रहा है। प्लांक कांस्टेंट के यहाँ पर आपको इकाई यूनिट पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका होता है जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, जूल सेकेंड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, कभी कभी आपके एग्जाम में इसका नियतांक का मान भी पूछा जाता है कि प्लांक नियतांक का मान क्या होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ, आप इसे नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, इसका प्लांक नियतांक होता है दोस्तों 6.626। ठीक है, 6.26 और समथिंग कुछ यहाँ पर और भी होता है दोस्तों, ये 6 डिजिट तक जाती है, लेकिन आप इतना ही याद रखना, 10 के पावर दोस्तों -34 जूल सेकेंड। क्या होता है दोस्तों, 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड प्लैंक कांस्टेंट का यहाँ पर वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसे जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है,
कभी कभी दोस्तों प्लैंक नियतांक का डायमेंशन भी पूछा जाता है, तो आगे का क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, तो उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्लैंक नियतांक की में किसकी बीमाएं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि प्लैंक के नियतांक में किसकी बीमाएं होते हैं, यानी कि आपको प्लैंक की तो बीमा पता होना चाहिए, डायमेंशन पता होना चाहिए, साथ ही दोस्तों इन सारे का भी पता होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि किससे मैच करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों प्लैंक का जो नियतांक होता है दोस्तों, उसकी बीमा जो होती है दोस्तों वो कोणीय गति से मैच करती है। क्योंकि दोस्तों हम प्लैंक के नियतांक के अगर डायमेंशन की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो डायमेंशन होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ML T, इसके ऊपर 2 दे दो और इसके ऊपर -1 दे दो। ठीक है, और दोस्तों कोणीय वेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम का भी कुछ यही होता है, MLT, इसको -1 और इसके 2 दे दो। ठीक है, तो दोनों का दोस्तों जो डायमेंशन होता है वो सेम ही होता है, तो क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछ रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि जब देखो दोस्तों, अभी मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको ऊपर पहले कराया था कि जब मोटे कांच के ग्लास में गर्म पानी डाला जाता है तो ग्लास चटक जाता है, क्योंकि ग्लास क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए भीतरी सतह का विस्तार होता है। उच्च ताप गुणांक होता है, बहुत कम विशिष्ट उष्मा होता है, या कम ताप गुणांक होता है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? देखो उस समय जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, उसमें क्वेश्चन का सेंस यही था, लेकिन उसमें का ऑप्शन कुछ अलग था और इसमें का ऑप्शन कुछ अलग है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आप लोगों को कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग इसका जवाब जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है। देखो दोस्तों, जब मोटे कांच के ग्लास में गर्म पानी डाला जाता है तो ग्लास चटक जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लास जो होता है उष्मा का कुचालक होता है, और इसीलिए इसकी भीतर का जो सतह होता है उसका विस्तार होता है, क्योंकि ये तो उष्मा का कुचालक है। ठीक है, तो इसकी सतह के अंदर जो होता है वो विस्तार होता है, जिससे कि ग्लास जो होता है दोस्तों वो चटक जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित में से ऊष्मा गति की प्रथम नियम किससे संबंधित है। देखो दोस्तों, ऊष्मा गति की नियम जो है दोस्तों किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से ही इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है? तो ऊष्मा संरक्षण ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये संबंधित है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हम बात करते हैं ऊष्मा गति के पहले नियम के अनुसार किसी भी तंत्र को दी गई कुल ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट होती है। किसी भी, जैसे कि कोई मशीन को हम जितना एनर्जी दे रहे हैं और जितना ऊष्मा उनको दे रहे हैं, जितना एनर्जी हम दे रहे हैं वो कांस्टेंट होगा। वो कहा गया है दोस्तों कि ऊर्जा को ना ही खत्म किया जा सकता है और ऊर्जा को ना ही निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम ऊष्मा गति के प्रथम नियम संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कि एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है कब? जो वास्तविक गैस है आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है कब? तो ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए, निम्न दाब और उच्च ताप पर, उच्च दाब और निम्न ताप पर, उच्च दाब और उच्च ताप पर, या डी निम्न दाब और निम्न ताप पर। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? देखो दोस्तों, एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में तभी कार्य करता है, यहाँ पर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, निम्न दाब और उच्च ताप पर। ठीक है, वास्तविक गैस जो होता है दोस्तों आदर्श गैस के रूप में कार्य करेगा जब दाब जो दोस्तों कम होगा और तापमान उच्च होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था सेट 45 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जाम 2019 के लिए। और दोस्तों इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहाँ पर आप सभी को सारे पीडीएफ मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। साथ ही यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि डेली सुबह 7 बजे और रात 9 बजे आप लोगों को हमारी वीडियो मिल सके और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी हमारे माध्यम से कर सके। ठीक है, खबरी पर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, तो आप खबरी को इंस्टॉल करके AK इंडिया को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आप लोगों को AK इंडिया पे बिहार पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर शेयर किया जाता है और रेलवे एग्जाम पे दोस्तों आप लोगों को रेलवे के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शेयर किया जाता है। तो आप लोगों के लिए खबरी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग खबरी को भी इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखें तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो का कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ताकि हम लोगों को उत्साह रहे और आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हमेशा शेयर करते रहें। थैंक यू गाइज, बाय।